हमारे देश में एक संत थे, वे बार बार अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि सतयुग आएगा। दीवार पर लिखवा देते थे, चारों तरफ प्रचार करते थे। वे बेचारे 50 वर्षों तक प्रचार करते रहे, चले गए। लेकिन आज उनकी बात लग रही है। जिन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों का अनुभव प्राप्त किया होगा और आज का परिवेश जो लोग देख रहे हैं उन्हें अनुभव हो गया होगा, ये निश्चित रूप से कोई आकस्मिक परिवर्तन हमारे समाज में हो गया। अभी आप देखते होंगे हमारे देश में, भारत में कितनी घटनाएं घटती थी। रोज तोप बंदूक चल रहे हैं, सड़कों पर लोगों की हत्याएं हो जाती थी, महिलाओं का चीरहरण हो जाता था, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं थी और लोग प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में रोड एक्सीडेंट में मारे जाते थे, हजारों की संख्या में। कहीं बस उलट गई, कहीं मोटरसाइकिल टकरा गई, कभी छोटी गाड़ी कभी बड़ी गाड़ी क्यों उल्टी, तब प्रत्येक व्यक्ति आक्रोश में चल रहा था। मैंने सुना कि अमेरिका में आक्रोश का लेवल और अधिक बढ़ गया था। जो लोग सेल्फ ड्राइविंग करते थे वहां घटनाएं प्राय घटने लगी, बहुत घटना घटी। हमारे देश में भी होने लगा। कोई इधर टकरा गया, कोई उधर चढ़ गया, कोई इधर किया, कोई आदमी कोई छुरा मार दिया। प्रतिदिन अखबार खोलो, अखबार में ऐसी ऐसी घिनौनी खबरें आ गई। तो आदमी को लगता था कि सचमुच ये समय हो गया। ऐसा पॉकेटमारी, किसी की डकैती, किसी के धरोहर छीन लेना, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति को जिन लोगों ने अनुभव किया और देखा, वे आज देख रहे हैं। आज जब वो समाज में निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि अजीब परिवर्तन हो गया। कहीं कोई मोटरसाइकिल की आवाज नहीं, किसी गाड़ी की आवाज नहीं, कि रेल की आवाज नहीं, हवाई जहाज सर से टकराता हुआ दौड़ नहीं रहा है और अकस्मात परिवर्तन हो गया सब कुछ में। तो इतनी बात जब हो गई, सबसे महत्वपूर्ण जो बात घटना घटी कि जब जिस परिवार में आप जाकर देखिए, हम लोग तो स्कूल में देखते थे, बच्चों को अपनी मां से भेंट नहीं होती थी, पिता से भेंट नहीं होती थी। बच्चा जब स्कूल से पढ़कर जाता था तो पिता ऑफिस में है, मां कहीं बाहर निकली है, दाई नौकर उनको खाना खिला कर सुला दी। सुबह में वो लोग आए 2 बजे रात में, तो फिर वो लोग अपना सो गए। अब बच्चे का 6 बजे स्कूल है, तो बच्चे तैयार होकर, कई दिन ऐसा हो जाता था कि बच्चे अपने पिता को नहीं देख पाते थे। बंबई कलकत्ता में तो सुनते हैं, आज भी है। तो जब समाज में एक दूसरे के जोड़ने की जो कड़ी होनी चाहिए थी, वो टूट चुकी थी पूरी तरह। आज सारा परिवार एक साथ बैठ गया घर में, दादा दादी, चाचा चाची, पिताजी, माताजी, भाई जी, बहन जी, सब लोग एक साथ बैठ गए। और सब लोगों को तो कोई काम था नहीं, तो अब लोगों ने काम करना क्या किया, तो आपस में बातचीत करना शुरू किया। अपनत्व बढ़ने लगा। कई परिवारों के बारे में मैंने सुना कि कभी पति जी खाना बना रहे हैं, पत्नी खा रही है, कभी वह खाना बना रहा है, बच्चे लोग चाय बना के अपने माता पिता को पिला रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। कई पीढ़ी के लोग एक साथ बैठ रहे हैं परिवार में, परिवार की समस्याओं पर बातचीत हो रही है। पोता अब दादा को पहचानने लगे हैं, दादा अपने पोता पोती को पहचानने लगे हैं। आपस में बातचीत इतनी बढ़ गई। यह जो यूनाइटिंग थ्रेड हुआ, यह कौन सा करिश्मा हो गया हमारे परिवार में? क्या कोई परमात्मा शक्ति का चमत्कार है? हम लोग भले ही कहें, जब हम लोगों ने किसी भय के कारण
कोरोना संकट के कारण हम लोग घर में सिमटे, लेकिन लाभ हो गया। यह तो हम लोगों को वरदान मिल गया। यह जो परिवार टूट गया था, बिखर गया था, किसी से बातचीत नहीं होती थी, अब सब जुट गया। उधर रोड पर घटना बंद हो गई और सुरक्षा की बात खत्म हो गई। एक परिवार में लोग लौट के आ गए, बैठ गए, आपस में बातचीत होने लगी। तब बातचीत करने से प्रेम बढ़ने लगा, लोग अध्ययन करने लगे, योगा करने लगे, आत्मचिंतन करने लगे। कई लोगों ने मुझे बताया कि जब से मैं अपने घरों में बंद हूं, तब से मेरा हेल्थ सुधर गया, पेट ठीक हो गया, क्योंकि बाहर का खाना बंद हो गया हमारा। वह जो रोड पर बिकता था, वह सब पिज्जा बर्गर फलना, वह सब बंद हो गया। यह तो वरदान मिला ना। लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी सजा हो गई देश को, लेकिन मैं तो कहता हूं कि देश को एक वरदान मिल गया। आपत्तिजनक भोजन बंद हो गया, शराब की दुकानें हो, सिगरेट की दुकानें हो, तमाम चीज की दुकानें बंद हो गई। बिहार सरकार ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, जल जीवन और हरियाली। सभी लोग हरियाली में रहने लगे, पानी में खेलने लगे, नदी तालाब में जाने लगे, उसकी सुरक्षा की बात होने लगी। एक अजीब क्रांति। और आपको तो पता है कि बिहार में शराब बंद, अब इधर सुना कि खैनी और गुटखा बंद। अब किस लिए जाइएगा बाजार? चौक पर जाने की जरूरत तो तब पड़ती थी। मैं तो कहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जो उन्होंने इसी बहाने यह भी परिवर्तन कर दिया समाज में। कितना बड़ा काम हुआ। मैंने सुना कि अपने भारत के एक राज्य है, वहां शराब बंद हुआ तो शासन उलट गया। लेकिन बिहार में तो जब शराब बंद हुआ तो क्या हुआ? सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक रीजनेबल स्टेप था। एक नई क्रांति आई, जल जीवन और हरियाली, उसको भी लोगों ने स्वीकार कर लिया। बेटी बचाओ, इसका भी हो गया। बारात नहीं जाओ, फटाका मत उड़ाओ, धूम धड़ाका मत करो। कोई शोर देखते हैं अभी लगन का समय, कोई शोर। लोगों ने कहा कि शादी में फिजूल खर्ची होती है, स्वाभाविक है, जाइए मंदिर में बेटा बेटी को ब्याह कर लीजिए, पैसा बचेगा आपका। ये प्रदर्शन किसको कर रहे हैं? किसको फुर्सत है आपकी हुआ यह जो फटाका उड़ा रहे हैं देखने का? सारा परिवर्तन हो गया, अजीब शांति हो गई। और इसीलिए विचारवान लोग कहने लगे कि निश्चय ही सतयुग आ रहा है। और आ क्या गया, उसका पहला स्टेप आ गया। अब हम लोगों के ऊपर है कि सतयुग के पांव को पकड़ कर रोक के रखें। और मैंने इसीलिए एक निवेदन भी लोगों से किया है कि मैं तो यह अनुरोध करता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं कहता हूं कि प्रत्येक वर्ष 15 दिन का मैंडेटरी हॉलीडे की अनुमति दी जाए। अनिवार्य रूप से अवकाश 15 दिन तक प्रत्येक साल एक ऐसा अवकाश घोषित हो देश में जहां सारी गाड़ियां बंद हो जाए, रोड पर जितना भी मोटरसाइकिल किया हुआ कल कारखाना, यह कल कारखाना ठीक है कि हमारी प्रगति का निशानी है। यह जो गंगा का प्रदूषण हो रहा है, गंगा को हम मां कहते हैं, मां को दिन दहाड़े चीरहरण हो रहा है, मां को धूमिल किया जा रहा है, लेकिन हम रुके नहीं। क्यों? हमको उसके बगल में फैक्ट्री चलानी है, बड़े बड़े प्रदूषण के केंद्र बनाने हैं, कचरा फेंकना है गंगा में। अरे मां को इतना विभत्स रूप आप बना देंगे। और पिछले दिनों से देखिए गंगा का पानी पवित्र, कितना लोगों ने कहा नमामि गंगे, सवारा स्कीम चला, बहुत प्रयास किया गया,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक तरफ हम लोग साफ करते रहे, दूसरे तरफ से कचरा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का नाला गिरता रहा। अरे बाथरूम का नाला गिरता है गंगा में, अब क्या हो गया? सारी फैक्ट्री बंद हो गई, नहीं चाहिए हमें फैक्ट्री। अरे अपनी कुर्बानी देकर मनुष्य के मनुष्यता को नष्ट करके यह प्रगति किस काम का? जहां मनुष्य दब के मर जाए, जहां बच्चों को सांस लेने की हवा न मिले, वो कौन प्रगति है जी? तो मैंने इसीलिए कहा कि 15 दिन को अनिवार्य अवकाश घोषित किया जाए पूरे देश में, और पूरे देश में सारी फैक्ट्री बंद हो, गाड़ी बंद हो, जितना प्रदूषण का केंद्र बंद हो, आना जाना बंद हो, लोग अपने घरों में सिमट के बैठ जाएं, अध्यात्म की बात करें, अपने बच्चों के साथ खेलें, योगा करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गीत गाएं। कम से कम 15 दिन जिस प्रकार स्कूलों के बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जाती है, बच्चे जबरदस्ती घर में बंद हो जाते हैं, तो मैं तो यह भी अनुरोध करूंगा समाज के प्रबुद्ध लोगों से कि अपनी रक्षा के लिए, अपने बेटे की रक्षा के लिए, अपनी बेटी की रक्षा के लिए, अपने माता पिता की रक्षा के लिए 15 दिन का संकल्प लें, और 15 दिनों तक सारी गाड़ियां प्रदूषण के केंद्र जितने, जैसा अभी चल रहा है वैसा 15 दिन प्रत्येक साल किया जाए। हम समझते हैं कि दिल्ली फिर रहने लायक बन जाएगी। कलकत्ता और जापान और टोक्यो के बारे में मैं सुनता हूं कि प्रदूषण का लेवल बहुत ऊंचा चला गया, सब नीचे चला जाएगा। फिर वहां कोयल बोलने लगेगी, चिड़ियों का कलरव सुनाई पड़ने लगेगा, नदियां साफ हो जाएगी। तो अगर इतना सब कुछ हमको मिले और थोड़ा सा प्रोडक्शन में कोई हानि हो जाए तो क्या नुकसान है? यह तो नफा का सौदा है। एक तो यह किया जा सकता है हम लोगों को, और अभी देख लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? धन, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा नहीं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मिक शांति और संतान की सुख। हमारे बच्चा हमारे सामने में मुरझा के तड़प रहे हैं, मुरझा गए हैं, चेहरे की लाली खत्म हो गई उनकी, वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग दम तोड़ते चले जा रहे हैं, दम्मा और फलना फलना बीमारी के कारण। हम किसके लिए प्रगति की बात करते हैं? हम चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, और हमारा देश यहां प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल 15 दिन का अनिवार्य अवकाश हो जाए, हम लोग 15 दिन प्रति वर्ष अपने घरों में बैठ जाएं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक, बड़ा सम्मान सहित निवेदन करता हूं कि इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था की जा सके तो हो, ताकि यहां के लोगों को बचाया जा सके, छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद दें। इस तरह का वातावरण अगर बन सके तो इसकी संभावना पर विचार किया जा सकता है। कैसे पुनः हम शांति को आमंत्रित करके अपने घरों में बुलावे, हम स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, नाचते रहें, गीत गाते रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि कोई भी प्रगति इसलिए होती है कि मनुष्य को हंसा दे। प्रगति होती है जब मनुष्य को सुखी बना दे, और ऐसी प्रगति नहीं कि हमको रुला दे, हमारे प्राण ले ले, हमारे बच्चों को आंख छीन ले, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दे। क्या करेंगे प्रगति लेकर? आज हमारे पूरे देश में प्रगति की दौड़ चल रही है। मैं पक्ष में हूं, मैं चाहता हूं कि प्रगति हो, लेकिन किसी इमारत के नीचे अगर मानवता कराहने लगे तो ऐसी प्रगति किस काम की, जहां मनुष्य मर जाए। और आज जो परिवेश बना है हमको नहीं चाहिए। चलो गांव की ओर, आज तमाम लोग भाग रहे हैं गांव की तरफ। बड़े बड़े शहर, दिल्ली, गुड़गांव,
या बड़े बड़े शहर है, सब लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं, तो गांव की तरफ जाने के बजाय इस शहर को गांव बना दो, इस शहर को एक गांव का वातावरण दे दो। हम गमला में फूल लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस कार्यालय में जाइएगा तो खिड़की के बगल में तो 4 पौधे लगे हुए हैं। अरे कम से कम 15 दिन चलो गांव की ओर, गांव की मर्यादा बढ़ेगी, गांव को हम तरक्की कर दें, गांव को ही हम अपना वातावरण बना ले, अपने घर रहने का जगह बना ले। अब 15 दिन जाके गांव में रहिए, आपका लेवल, जो प्रदूषण का लेवल हुआ, गिरेगा, आपको मन में अजीब शांति होगी, आपको स्वास्थ्य सुधर जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, बाल बच्चों को खेलने का स्थान मिल जाएगा, बांस के खेत में, ऊख के खेत में, गन्ना के खेत में, धान और गेहूं के खेत में दौड़ने का मौका मिलेगा। वहां जानवरों को देखिए, अब तो जानवर भी खोजते खोजते शहर की तरफ आ रहे हैं। ये मनुष्य कहाँ चला गया? न कोई दुर्घटना होती है, न कोई दुर्भिक्ष है, न कोई परेशानी है, बस केवल मर्यादा पूर्वक हम लोगों को रहने का संकल्प करना चाहिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए सेल्फ डिस्टेंसिंग करो, दूर से बात करो। अब भाई साहब, हम लोग तो बहुत पहले से करते रहे हैं। हमारे यहाँ जो कोई गेस्ट आता था, आज भी जो प्राचीन का गांव में लोग गेस्ट जाते हैं, क्या किया जाता है? चाय नहीं दी जाती है उनको। वहाँ से लोग आते हैं तो पहले 1 बाल्टी पानी लाकर हम लोग उनको देते हैं, उनके पाँव धोते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पूरे मन की, नाक की, कान की सफाई करते हैं, हाथ मुंह धो के फ्रेश होकर तब बैठते हैं चौकी पर। हम लोग तो करते रहे। हमारे परिवार में, घरों में महिलाओं को रहने का स्थान अलग हुआ करता था, जिसको कहते हैं अंदर हवेली, और पुरुष वर्ग रहते थे दरवाजे पर। यह तो डिस्टेंसिंग था। एक ही कमरे में 5-10 लोग हम लोग नहीं रहते थे। अगर पुनः उसी समय के तरफ हम लोगों को जाना है तो हम लोग तो बहुत पहले से, हमारे पूर्वजों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। बनाइए, अपने घरों को बनाइए गांव, और घर में बैठ के मकई की रोटी नमक प्याज के साथ सब मिलकर खाइए। यह शहर का जो नकली वातावरण है उसको छोड़िए, और तब आपको पता चलेगा कि जिसको हम छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है हमारे देश में। और तब जितने विवेकशील लोग हैं, सब लोगों ने कहा कि अब लौट चलो, आप लौट चलें घर, हम लोगों को अपने घर की तरफ चलने की जरूरत है। तब हमारे परिवार में, हमारे मन में, हमारे वातावरण, चारों तरफ शांति ही शांति होगी। और इसी शांति की खोज के लिए हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, जंगलों में भटकते हैं। अरे जंगल में चलो, हम लोग घर में रहें, गांव में रहें, गांव में इतना वातावरण बना दे हम लोग, जहां का वातावरण शुद्ध हो, कोई प्रदूषण नहीं हो। और इसलिए यह जो आमंत्रण दिया गया है कि मुझे लगता है कि क्या सतयुग आ रहा है, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सतयुग आ रहा है। अब सतयुग, इससे बड़ा सतयुग और क्या चाहिए? इस सतयुग का स्वागत करें। इस जो सतयुग का वातावरण जिस कारण से दिख रहा है, उसको हमेशा के लिए हम लोगों को जीवन में उतार लेना है, क्योंकि इस संक्रमण के समय ने हम लोगों को एक अजीब जीना सिखा दिया। मेथड्स ऑफ लाइफ अब बदल गया, उसी के अनुरूप हम लोगों को चलते रहना है। हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे।